नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देश में कोयला संकट गंभीर रूप ले चुका है और इसकी वजह है देश में बिजली संकट भी गहरा गया है। अलग अलग राज्यों से बिजली कटौती को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। यूपी से लेकर पंजाब तक हाल बेहाल है, जबकि इन सब के बीच सरकार का कहना है कि देश में पर्याप्त कोयला मौजूद है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार दिन प्रतिदिन घंटे के आधार पर स्थिति की निगरानी कर रही है और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और हम देश को आवश्यक कोयले की आपूर्ति करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि 25 अप्रैल तक 2.15 करोड़ टन कोयला स्टॉक थर्मल पावर प्लांट्स के पास उपलब्ध है और यानी थर्मल पावर प्लांट्स के पास लगभग 9 से 9.5 यानी 9 से 9.5 दिनों तक का स्टॉक उपलब्ध है और यह स्टॉक दिन प्रतिदिन के आधार पर भरा जाता है। और इसके अलावा कोयला इंडिया के साथ हमारे पास लगभग 7.25 करोड़ टन स्टॉक भी मौजूद है। गौरतलब है कि बीते रविवार को कोयला सचिव ए.के. जैन ने देश में गहराए बिजली संकट के लिए कोयला की कमी को वजह मानने से साफ इंकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि इस बिजली संकट की प्रमुख वजह विभिन्न ईंधन स्रोतों से होने वाले बिजली उत्पादन में आई बड़ी गिरावट और उन्होंने यह भी कहा कि ताप विद्युत संयंत्रों के पास कोयले का कम स्टॉक होने के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। कोविड-19 के प्रकोप में कमी आने के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी आई और बिजली की मांग बढ़ी। इसके अलावा इस साल जल्दी गर्मी शुरू हो जाना, गैस और आयातित कोयले की कीमतों में वृद्धि होना और तटीय ताप विद्युत संयंत्रों के बिजली उत्पादन का तेजी से गिरना जैसे कारक बिजली संकट के लिए जिम्मेदार हैं। और वहीं दूसरी तरफ बिजली और कोयले के संकट को लेकर विपक्ष से लगातार बीजेपी सरकार को घेरने में लगा हुआ है। इसे लेकर राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत भीषण बिजली संकट से जूझ रहा है। कई राज्यों में 8 घंटे का पावर कट लग रहा है। तो वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि अघोषित बिजली कटौती से राज्य में हाहाकार मचा है। सरकार पर्याप्त बिजली का इंतजाम नहीं कर रही है और अफसरों की लापरवाही पर कहीं भी नियंत्रण नहीं है। प्रदेश में बिजली मंत्री तो बदल गए हैं लेकिन बिजली की दुर्दशा नहीं बदली है। गौरतलब है कि देश के कई राज्य इस समय भीषण गर्मी की चपेट में हैं और ऊपर से बिजली के कटों से आमजन परेशान है। दूसरी तरफ कोयले की कमी होने के कारण कई पावर प्लांट भी बंद हो गए हैं और जिससे बिजली संकट गहराता जा रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कोई घबराने का जरूरत नहीं, कोई पैनिक होने का जरूरत नहीं। जहां तक स्टॉक का सवाल है, 25 अप्रैल को 2 दिन पहले का सिचुएशन जो हमारे पास आंकड़ा है वो थर्मल पावर प्लांट में 21.55 मिलियन टन का स्टॉक अवेलेबल है। वो 9 साढ़े 9 दिन के लिए सफिशिएंट है और जो उपयोग होता है डेली, वो जो स्टॉक है थर्मल पावर प्लांट में जो उपयोग होता है उसका रिप्लेसमेंट, उसका फिर से हम भरते हैं बाय सेंडिंग दी डे टू डे बेसिस हम कोल भेजते रहते हैं। इसीलिए हमारे पास जो डे टू डे बेचने के लिए हमारे पास 72.5 मिलियन टन हमारे पास स्टॉक है। 21 मिलियन जो मैंने 21.5 बोला, मैंने थर्मल पावर प्लांट में बोला। हमारे कोयला के स्टॉक कोल इंडिया वगैरह में 72.5 मिलियन है, वो हम बेचते रहते हैं। वी विल सेंड इट ऑन डे टू डे बेसिस, इसलिए कोई पैनिक होने का जरूरत नहीं है। तो अप्रैल का महीना खत्म होने वाला है और सूरज ने अपने कड़े तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। लोग लू के थपेड़ों से बचने के लिए घर के अंदर ज्यादा समय बिताना चाहते हैं, लेकिन यहां भी उनके लिए मुश्किलें कम नहीं हैं। बिजली संकट से देश भर से लोग परेशान हो रहे हैं और जिस तरीके से खबरें अलग अलग जगह से आ रही हैं उनके मुताबिक कई राज्यों में बिजली कटौती या अन्य तकनीकी समस्या के चलते कूलर और एसी तो मानो शोपीस बनकर रह गए हों और ऐसी समस्या सामने आई है कि लोग घरों में भी रहना दूभर उनको लग रहा है और इस समस्या की सबसे बड़ी वजह कोयले की कमी को माना जा रहा है।
हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ये बात का दावा किया जा रहा है कि कोयला पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। अलग अलग राज्य सरकारें भी इस बात को कह रही हैं कि बिजली कटौती जो है उसमें कमी की जाएगी, लोगों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ऐसे में लोगों के सामने बिजली संकट के बीच जो अघोषित कट हैं, उन्होंने लोगों को परेशान कर दिया है। बिजली संकट के बीच उद्योगों में उत्पादन भी काफी कमी दर्ज की गई है और ऐसे में उत्पादन लागत भी बढ़ गई है, जिससे कारोबारियों को भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और बिजली की कटौती से लोग परेशान हैं। देश भर में लगातार अलग अलग प्रदेशों से जिस तरीके से खबरें आ रही हैं सामने कि कोयले की कमी के चलते बिजली की कटौती अब ज़्यादा होने लगी है। गर्मी की वजह से बिजली की मांग भी ज़्यादा हो रही है, लेकिन आपूर्ति जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, आपका परिचय करा देते हैं उनसे। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, आपका स्वागत है। सीके ठाकुर साहब जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सीके ठाकुर साहब जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है सीके ठाकुर साहब जी, सबसे पहले आपका ही रुख कर लेते हैं कि आपके अनुसार बिजली के क्या हालात हैं। जिन जिन क्षेत्रों में आपकी जान पहचान कहें या जहां पर आपके पास खबरें आ रही होंगी, क्योंकि राजनीति को लेकर के आप सक्रिय रहते हैं, और ऐसे में उन राज्यों का जिक्र करें या उन जगहों का जिक्र करें तो बिजली की क्या हालात हैं वर्तमान में? सीके ठाकुर साहब। सीके ठाकुर साहब का फोन शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए आरबी उपाध्याय जी का रुख करते हैं। आरबी उपाध्याय जी, क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? क्या कटौती चल रही है? क्या सब बढ़िया लाइट बिजली वगैरह आ रही है? मतलब जानना आपसे भी यही चाहेंगे सबसे पहले, क्योंकि जो अलग अलग खबरें आ रही हैं तमाम राज्य सरकारें दावा कर रही हैं। हमारे साथ हम मौजूद हैं और आप हमारे साथ, आप लोग भी मौजूद हैं, तो कम से कम आपका तो हाल जाने कि आपके, हो सकता है कि आपके यहाँ पर्याप्त मात्रा में आ रही हो और हम लोग चर्चा करें। देखिए, मैं दिल्ली में रहता हूँ। नहीं, सच बोलेंगे आरबी उपाध्याय जी, सच बोलेंगे। योगेश जी, और दिल्ली में बिजली की आपूर्ति ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात अलग है कि भिन्न भिन्न प्रदेशों से जो खबरें आ रही हैं, कल जम्मू कश्मीर से भी था कि भाई रमजान चल रहे हैं और रमजान के टाइम में बिजली कटौती हो रही है, पहले कभी नहीं हुआ। अलग अलग तरीके से राज्य इस परेशानी का सामना कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, या मध्य प्रदेश हो, या महाराष्ट्र हो। सभी जगह से जो खबरें आ रही वो ठीक नहीं है। गर्मी का प्रकोप बढ़ा है, मांग बढ़ी है, आपूर्ति उस रेशो में नहीं है। तो देखिए, एक तो घोषित कटौती होती है, एक अघोषित कटौती होती है। घोषित कटौती बहुत कम दिखाई जाती है, जबकि अघोषित कटौती बहुत ज्यादा होती है, और बिजली कंपनियां उसमें मेंटेनेंस का बहाना बनाती हैं या दूसरा कोई बहाना बनाकर उसको कटौती को जायज ठहराने की कोशिश करती हैं, और ये प्रूव करने की कोशिश करती हैं कि बिजली पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट आ गया और टेक्निकल बिजली नहीं दे पा रहे और जल्दी ठीक कर लिया जाए। ठीक बात। जबकि जो राज्य सरकारें हैं, देखिए राजस्थान सरकार तो 15 रुपए यूनिट पर खरीदने को तैयार है, लेकिन उसे पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल रही। उत्तर प्रदेश में सीएम ने कहा है कि भाई ट्रांसफार्मर खराब होता है फौरन बदले, कोई बहाना नहीं चलेगा। और तो और देखिए, रेलवे ने अपनी ट्रेनें रद्द की हैं,
यात्री ट्रेनें रद्द करके जो कोयला ट्रेनें हैं उनको रास्ता देने के लिए, जिससे शीघ्र कोयला जो भी पावर हाउस है वहां पहुंच सके। तो ये विडंबना है इस देश की कि जब बिल्कुल सर पर आ जाती है तब हम जागते हैं। मान लीजिए 20 दिन का आप स्टॉक रखते हैं, आपको पता है गर्मी आने वाली है, उसमें इजाफा करना चाहिए और कहीं ना कहीं पहले से बंदोबस्त करने चाहिए, जिससे कि अघोषित कटौती न हो। और देखिए बिजली कटौती का असर सिर्फ हम पर नहीं पड़ता है, इंडस्ट्री पर पड़ता है, प्रोडक्शन पर पड़ता है, अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। बिल्कुल अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, देश कमजोर होता है, बिजली कटौती होती बिल्कुल। ठीक है, आर्य उपाध्याय जी आपके पास आएंगे। एक एक कमेंट ले लेते हैं छोटा छोटा सबसे। सीके ठाकुर साहब जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भटनागर जी आपके पास आएंगे। सीके ठाकुर साहब जी का पहले कमेंट ले लेते हैं। क्या हाल है सीके ठाकुर साहब जी, आप जहां रह रहे हैं या आपके पास जहां से खबरें आ रही हैं छन करके, बिजली के क्या हालात हैं? बताऊं कि मेरा भी एक होटल इंडस्ट्री का काम है, अपना व्यक्तिगत में बात कर रहा हूं। तो अभी 10 दिन में मैंने 1.5 लाख का डीजल खरीद लिया। मैं जनरेटर के थ्रू बिजली मिलती है, जबकि हम जहां झारखंड राज्य में रह रहे हैं, झारखंड में बिजली की स्थिति, यहाँ प्रोडक्शन है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, यहाँ पे बीसीसीएल है, सीसीएल है, सब कुछ है। यहाँ पूरे कोयला की राजधानी है, पूरे देश के कोयला की राजधानी धनबाद होता है, लेकिन फिर भी बिजली की स्थिति काफी बदतर है, क्योंकि जो प्रोडक्शन का वर्क है वो डीवीसी करती तो है, लेकिन क्या है कि यहाँ मामला एक दूसरा है। जो प्रोडक्शन का मामला आया था, माननीय रघुवर जी यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और रघुवर दास जी डीवीसी का इतना पैसा बकाया छोड़ के चले गए जब वो सत्ता से हटे, कि अभी जो हेमंत सोरेन की सरकार, वो राज्य की पूरी पैसा भी दे देंगे तो उनको पे नहीं कर सकते डीवीसी को। और डीवीसी इंटरनल बात है कि डीवीसी कहते मेरा पेमेंट करो तो मैं दूंगा, और डीवीसी जो पीएचयू है अब वो केंद्र सरकार के अधीन है। अब केंद्र सरकार उसको अब किस ढंग से, ये तो ऑफ द रिकॉर्ड हो सकता है बातें जो हमको छन करके आती है, कि वो कहती है कि तुम वहाँ के बिजली काटे रखो ताकि सरकार पर प्रेशर पड़े। तो ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ऑल ओवर जो कोयले का प्रोडक्शन हमारे पास बीसीसीएल है, सीसीएल है, जितना भी है, इन कोयलों से प्रोडक्शन बहुत हल्का हो पाता है। प्रोडक्शन जो होता है, हम ऑस्ट्रेलिया से कोक मंगवाते हैं, बाहर से जो विदेशों से कोयला हमारा आता है, उस कोयले पर हमारा सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है बिजली का। लेकिन भारत का जो कोयला है, जो हमारा ये धनबाद वगैरह, छत्तीसगढ़, इन जगहों से जो कोयला है, तो उसका रेशियो कम मिल पाता है बिजली का प्रोडक्शन में। आएंगे, उस पर भी आएंगे। सीके ठाकुर साहब जी विदेशी कोयला का भी जिक्र करेंगे। झारखंड का आपने जिक्र किया, तो झारखंड सरकार की तरफ, झारखंड विद्युत निगम लिमिटेड की तरफ से ये भी शायद अपील की गई है कि 7 बजे से 11 बजे तक रात को एसी जैसे जो ज़्यादा बिजली आपूर्ति लेते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट जो है चलाए ना जाएं, बंद कर दिए जाएं, कुछ ऐसी भी अपील की गई है। मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी खुद कहे हैं कि मैं उसको खुद मंत्री का, क्योंकि बिजली मंत्री खुद भी हैं, तो वो अपने से वॉच भी कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या कमियां है, ये सब कर रहे हैं। या कल उनका बयान आया था कि ठीक है, बिजली की कहाँ कहाँ कमी है उनको आप खुद पूर्ति करवाते हैं, कैसे किया जाता है, डीवीसी को एक्सप्लेनेशन वगैरह लिखा है। और केंद्र में जितने पैसे बकाया है सरकार का, वो भी डिमांड किए हुए हैं हेमंत सोरेन जी। बहुत सारी बातें हैं। तो प्रोडक्शन पर मेन ध्यान देने की जरूरत है। प्रोडक्शन हो नहीं पाता गर्मी के कारण जो है, और कोयला के कारण, कमी के कारण जो है सब कुछ अधूरा हो रहा है। और चर्चा में वापस आएंगे, हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। प्रदीप भटनागर जी आपका रुख करेंगे। आप भी अपना बता दीजिए भाई, आपकी तरफ क्या है? आपकी तरफ तो सब मुझे लगता है सब ठीक होगा, बिजली वगैरह सब बिल्कुल समय से आती होगी, और जो टाइमिंग होगी कटने की वही कटती होगी, अनावश्यक नहीं कटती होगी, मुझे उम्मीद है। देखिए, बिजली अगर आप मेरे क्षेत्र की बात करते हैं तो मेरे यहाँ नो कट जोन है, मगर फिर भी कोई आपदा आती है तो उसमें लाइट जाती है, और पूरा उत्तर प्रदेश नो कट जोन है। जहाँ परेशानी आ रही है वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम लाइट की चल रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि देश में इसमें लाइट की प्रॉब्लम नहीं चल रही है, बिल्कुल चल रही है, और कट भी चल रहा है, कहीं 2 घंटे तो कहीं 4 घंटे का भी चल रहा है। अगर उत्तर प्रदेश को नो कट जोन अगर घोषित किया है तो उस चीज को राहत देने के लिए सरकार ने भी काम शुरू किया है।
और ये कोई उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, देश के कोने की बात है। राजस्थान में तो बहुत त्राहिमाम है, पंजाब में प्रॉब्लम है, राजस्थान हरियाणा में प्रॉब्लम है, मध्य प्रदेश में प्रॉब्लम है, दिल्ली में प्रॉब्लम है। मगर उसको पूर्ति के लिए, उस चीजों के लिए ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि गर्मी में हर वर्ष, आज की नहीं, हर वर्ष जो है बिजली की आपूर्ति बढ़ जाती है। और ये दो महीने की एक जो प्रॉब्लम आती है, उसको दूर करने के लिए सरकार पूर्ण रूप से काम भी करती है। हनुमान चालीसा का पाठ करा दो। जी कुछ बोले? आरबी उपाध्याय जी कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करवा दीजिए, शायद बिजली के संकट जो है वो समाप्त हो जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल कराएंगे जी, फिक्र ना कीजिए। हमारी आस्था है और हम जो है आंदोलन जीवी नहीं है, और हमारी पूरी आस्था है। और राम जी का पाठ भी कराएंगे, जिससे कि वर्षा हो और आप सबको शांति मिले और एसी भी आपको ठंडी हवा दे, चिंता ना कीजिए। मगर फिलहाल जो अभी बिजली की आपूर्ति की जो प्रॉब्लम चल रही है, उसे निजात कैसा दिया जाए, उसे हम आप मिलके जो घरों में 4-4 एसी लगा के बैठे और राहत की सांस ले रहे हैं, उस पर रोकथाम कर जाए। क्योंकि ये कर्तव्य है इंसानियत के नाते कि जो मेरे गांव के अंदर अब दिन में भी लाइट मिलने लगी है, कम से कम वो पूर्ति रुके नहीं, और आप और मेरा सहयोग मिले, और दिन में भी मेरी माँ बहनें जो बच्चे गांव में रहते हैं, जिनको अब योगी जी की सरकार में दिन में लाइट मिलने लगी है, उनको थोड़ी सी लाइट मिल जाए। तो ये योगदान भी हमें आपको ही उपाध्याय जी को देना पड़ेगा। और उपाध्याय जी नोएडा को संदेश देना, 4 घंटे फ्री में थोड़ा चलाते हैं, इसी पैसे देते हैं। हम उपभोक्ता हैं और उपभोक्ता पैसे दे रहा है, तो बिजली देना आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है। नहीं, ड्यूटी मेरी नहीं, आप सब हमारी, आप सबकी है। हम भारतवर्ष के नागरिक हैं। नहीं, भारतवर्ष के नागरिक, और जिनको लाइट मिलेगी वही भारतवर्ष के नागरिक है। आपकी भी बात ठीक है भटनागर जी की, अनावश्यक अगर ऐसी चल रही है तो उसको ना चलाएं। और उपाध्याय जी की भी बात सही है कि हम अगर उस यूज कर रहे हैं बिजली को, तो हम उसका पे करते हैं। यानी ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि मांग और आपूर्ति को संतुलन कैसे किया जाए। देखिए दूसरी बात, प्रदीप जी सुन लीजिए, प्रदीप जी सुनिए, मैं 30 सेकंड लो, प्लीज 30 सेकंड दीजिए। आरबी उपाध्याय जी, हम लोग टैक्स भी भरते हैं, रोड टैक्स भी भरते हैं और हाउस टैक्स भी भरते हैं। तो सोचते हैं कि हमारा जो कूड़ा घर में निकलता है वो हमें रोड पे फेंक देना चाहिए टैक्स के नाते। तो बिल्कुल आप अच्छा संदेश दे रहे हैं, और मैं तो चाहता हूं कि आप अपने अखबार में छापे भी कि भाई हम हाउस टैक्स भरते हैं, हमें हमारा राइट है रोड पे कूड़ा फेंकना। अरे हमारा कूड़ा तुम्हें उठाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आप कभी बी पॉजिटिव बोलेंगे नहीं, मुझे उम्मीद है आपसे। अगर बैठ के देश को संदेश देना चाहते हैं आप, अगर उद्देश्य आपका नहीं है, तो मैं आपको कोई कह नहीं सकता। नहीं ऐसा नहीं। मगर अगर बिजली संकट 2-3 महीने का आया है, तो उसे हमें आपको साथ देना चाहिए। ठीक है। बिजली संकट 2-3 महीने का भी अप्रैल में ये सिनेरियो क्रिएट हो रहा है भटनागर साहब जी, तो सोचिए मई जून में स्थिति क्या होगी। अभी तो शुरुआती दौर है गर्मी में। और आरबी उपाध्याय जी ने एक बात कही है, दरअसल मुझे जब से होश है, जब से मुझे याद है कि कोई भी सरकार रही हो, बिजली की समस्या हर सरकार में रही है। और अगली जो सरकारें आई हैं, क्या उनको नहीं पता था? या जो अधिकारी होते हैं, अधिकारियों का जिक्र किया आरबी उपाध्याय जी ने, क्या अधिकारियों को ये पता नहीं होता पहले से कि अप्रैल मई जून में अब गर्मी बढ़ने वाली है, मांग बिजली की बढ़ने वाली है, हम अपनी तैयारियों को पुख्ता कर लें। जब बाढ़ आती है, जब गर्मी आती है, तब इन्हें पता चलता है कि अब गर्मी आई है, बिजली की आपूर्ति हो गई चाहिए। जब बाढ़ आती है तब इन अधिकारियों को पता होता है, यानी पता है कि अब बारिश होगी, बाढ़ आने वाली है। पहले से कोई इंतजाम नहीं किए जाते अधिकारियों की तरफ से, और उसके बाद अचानक एक पत्र दे दिया जाता है कि साहब बाढ़ आ गई है, और उसके बाद दौरे शुरू हो जाते हैं क्षेत्रों के। योगेश जी, अगर आप बाढ़ की बात करें ना, नहीं, हम बाढ़ नहीं, हम इस तरह की चीजों का जिक्र कर रहे हैं जो हमेशा आती हैं। आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। हाँ। पानी का देखिए, जब बाढ़ आती है, आसाम की तरफ से आए, चाहे वो पहाड़ के ऊपर से आए, गंगा जी से आए, वो कह के नहीं आती पानी का कहाँ झुकाव होगा ज्यादा जब बाढ़ आती है। तो उसी तरह का अगर बिजली की बात कर रहे हैं, कह के आनी चाहिए। क्या आप 3 महीने के लिए, मैं कह रहा हूँ, क्या 3 महीने के लिए क्या 5,000 10,000 करोड़ का पावर प्लांट लगा देना चाहिए? अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सीजन के टाइम में वो 13,000 गीगावाट अगर बढ़ जाता है, सुन लीजिए, हम बता रहे हैं, सुन लीजिए सर, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। और वो 9 महीने 8,000 गीगावाट या 8,500 गीगावाट रहता है जो पूर्ति हो रही है उससे, तो उसमें क्या करना चाहिए? अब बता रहे हैं करना क्या चाहिए। मायावती की सरकार थी,
उस समय मंत्री साहब ने क्या किया, कहा एक योजना बनाई और कहा कि हर जिले में पावर प्लांट लगवाएंगे। टेंडर निकल गए, लोगों ने जमीन खरीदनी शुरू कर दिया भाई कि प्लांट लगेगा, एग्रीमेंट हो रहा है, फायदा लेना है। और लोगों को भी उम्मीद थी कि भाई बिजली चलिए अब आपूर्ति, अगर जिले में प्लांट लगेगा तो आपूर्ति मिलेगी। लेकिन ढाक के 3 पात हो गया मामला, जमीन खरीद ली गई, टेंडर भी हो गया। उसके बाद सरकार का क्या हुआ, उसके बाद अखिलेश सरकार आई, उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। 5 साल आप भी रहे। क्या आपको यह जानकारी नहीं है, सरकार को यह जानकारी नहीं है कि पिछली सरकार ने क्या कदम उठाए थे? सुन लीजिए, पिछली सरकार को यह जानकारी नहीं, पिछली सरकार ने क्या कदम उठाए ये सरकार को जानकारी नहीं। 5 साल आप शासन कर चुके हैं। आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश का हम जिक्र कर ले रहे हैं, बाकी राजस्थान का आपने जिक्र किया, आएंगे सी के ठाकुर साहब जी से पूछ लेंगे, महाराष्ट्र के बारे में उनसे पूछ लेंगे। उत्तर प्रदेश में सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा, आपको पूरा मौका देंगे। उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति को लेकर के अभी पिछले उत्तर प्रदेश में क्या केंद्र की तरफ से एक बैठक बुलाई गई 12 अप्रैल को, ऊर्जा विभाग की। उसमें उत्तर प्रदेश के भी मंत्री महोदय मौजूद रहे, शर्मा जी। और जिस तरीके से बैठक में यह कहा गया कि कोयले की कमी, बैठक में कहा गया है, हालांकि बैठक के बाहर जब बयान दिया जाता है तो यह साफ तौर पर केंद्र की तरफ से कह दिया जाता है कोयले की कोई कमी ही नहीं है। उसमें क्या बैठक में कहा गया कि कोयले की आपूर्ति अगर करनी है, कमी है, उसके लिए विदेशों से कोयले को आयात किया जाए, यह कहा गया बैठक में। और 18 अप्रैल तक उस आयात के लिए यह तय कर दिया गया कि टेंडर निकाल दिया जाए। कॉर्पोरेशन विभाग ने क्या किया, टेंडर की पूरी तैयारी भी कर ली, पूरी तैयारी कर ली। और उसके बाद क्या हुआ, राज्य विद्युत परिषद ने जो है विद्युत नियामक आयोग का रुख किया और विद्युत नियामक आयोग ने उस पर संज्ञान भी लिया, सवाल जवाब किए, टेंडर कैंसिल हो गया, टेंडर नहीं निकाला गया। टेंडर में यह भी कहा गया कि भाई जब वहां से आयात किया जाएगा कोयला तो इतना महंगा होगा कि 80 पैसे से लेकर के 1 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली की दर भी बढ़ जाएगी। उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? आम जनता। और जो कोयला वहां से आएगा उस कोयले का उपयोग भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हमारी मशीनरी है वो उस कोयले का उपयोग कर ही नहीं पाएंगी। यह आयोग की तरफ से पूछा गया, भाई तो आप कोयले का आयात क्यों करवाना चाह रहे हैं? और आप कह रहे हैं कि कोयले की कमी नहीं है। तो ये मतलब दोहरा मापदंड कैसे? कमरे में बैठ करके आप कहेंगे कोयले का विदेशों से आयात करिए और बाहर आप जब जनता के सामने बयान देंगे कहेंगे सब हरा भरा है। ये हम जानना चाह रहे हैं। हाँ, योगी जी, मैं अगर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने अगर कोई आउटलेट बनाया और उस चीज को पूर्ति करने के लिए फाइल पूरी करी गई, टेंडर निकाला गया और उसको देखिए आयोग को भेजा गया, ये मंत्रालय की खूबी है कि उसको जो है पूर्ण रूप से ठीक नहीं माना गया और उसे कैंसिल कर दिया क्योंकि गलत था। तो यहाँ लगता है कि यहाँ प्रशासन और नेताओं में कितना फर्क है कि अगर मंत्री ने कोई चीज निकाली और उसको सही नहीं पाई गई तो उस मंत्रालय के अधिकारियों ने उसको कैंसिल कर दिया। साहब मंत्रालय ने कैंसिल, अरे सुनेंगे, परिषद गया है, परिषद आयोग का रुख किया है, नहीं तो टेंडर तो बिल्कुल तैयार था, 18 तारीख को टेंडर निकल जाता। नहीं ऐसा है, अब वो जमाने चले गए, वो पूरी खाना पूर्ति होके कोई चीज निकलती है, देश का पैसा है, उस चीज का उसके लिए बैठे हैं मंत्री। एक वैज्ञानिक नहीं हो सकते, आविष्कारक नहीं हो सकते। और इस चीज को अगर निकाला गया, अभी जैसे आप बता रहे थे आप मुझे अभी आपूर्ति के लिए कोयले की आपूर्ति जिस प्रदेशों के अंदर एनटीपीसी या एनएचपीसी के जो भी लगे हुए हैं पावर प्लांट लगे हैं उनमें कम से कम 7 से 10 दिन तक का स्टॉक होता है कोयले का। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्लांट बोलता है। अरे पटना और ये हम नहीं कह रहे हैं, सुन लीजिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, राज्य विद्युत परिषद कह रहा है कि 61 मीट्रिक टन उन्हें कोयला मिल रहा है, जबकि 88 लगभग 88 मीट्रिक टन उन्हें कोयले की आवश्यकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विद्युत राज्य परिषद कह रहा है उत्तर प्रदेश का। जी, केंद्रीय मंत्री खुद इस बात को कह रहे हैं कि कोयले की पूर्ति करेंगे और पूर्ण रूप से समय से पहुंचेगा। तो जिन राज्यों के मंत्री हैं उन्हें इस चीज को धैर्य रखना है और रखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अगर इस चीज पे एक्शन लिया है। ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा खत्म करूँ
और मैं आपको थोड़ा बता दूं, पावर प्लांट के बारे में कह रहे हैं। देखिए, हर जिले पावर प्लांट की बात तो बड़ा आसान है लगाना है, पैसा जो जनता का है खराब करना है बड़ा आसान है, मगर एक कार्य करने का सिस्टम होना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो पावर प्लांट लगे थे उनकी क्षमता बढ़ाई गई और कम से कम 2600 से 3500 गीगावाट उनको बढ़ाया गया, मतलब 3000 गीगावाट से ऊपर पावर प्लांट तो तब लगेंगे जो क्यों? पावर प्लांट लगे जो हैं, सौर ऊर्जा पे उनके लिए कोयला नहीं है, उनकी एफिशिएंसी पूरी यूज नहीं हो रही। हर प्लांट की एक कैपेसिटी होती है। पूरी और जी, ये भी तो थोड़ा मान लीजिए, पहले जिन तारों पे कपड़े सूखते थे कम से कम उनमें लाइट का फेलियर है, तो घंटों के लिए व्यवस्था का आती है। फेलियर है, व्यवस्था आप फेल कभी है। आप कभी भी सरकार को appreciate नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद है। जब बिजली कटौती शुरू हो गई, बिजली है नहीं, तब आपको कोयला याद आएगा, टेंडर याद आएगा, तब सारी चीजें याद आएंगी। अगर यही कवायद 3 महीने पहले कर लेते और जो क्षमता है जिस प्लांट की उस पूरी क्षमता का प्रयोग करते तो शायद इस तरह की इमरजेंसियां ना आए। होता क्या है, जब बिजली कटौती शुरू हो गई, बिजली की कमी हो गई, तब आप बैठक करेंगे, फिर निर्णय लेंगे, और अगर फैसला ले भी लिया तब तक 3 महीने निकल जाएंगे, उसके बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी, खत्म कहानी। फिर अगली साल यही करेंगे, लेकिन परमानेंट बंदोबस्त नहीं करेंगे। अगर परमानेंटली समस्या का निराकरण किया जाए तो इस तरह की परिस्थितियां देखने को नहीं मिलेंगी। और फिर भटनागर जी जैसे लोग हैं, वो कहते हैं क्या करें, 3 महीने के लिए बिजली प्लांट लगवाएं। बिजली प्लांट लग जाएगा तो भविष्य में काम आएगा, बिजली कटौती नहीं करनी पड़ेगी। उपाध्याय जी, जो प्लांट लगे भविष्य के लिए उसको तो ठीक किया जाए पहले, जो आधे अधूरे पड़े थे। ये किसकी कामयाबी है, किसकी नाकामयाबी है ये? अगर अधूरे पड़े हैं, क्षमता का प्रयोग नहीं हो रहा, तो इसके लिए जनता जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कोई जिम्मेदारी लेगा? कहना बढ़ाओ तो आसान है, लेकिन जहां बिजली कटौती हो रही है उस जनता से पूछिए कि उसकी क्या कमी है, उसने कौन सा पाप किया है भाई। उसने अच्छी सरकार चुनी है, वोट किया है, बिजली के पैसे देती है, फिर भी बिजली देने में असमर्थ है सरकार है और जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है। कब तक चलेगा इस तरीके से? उपाध्याय जी की आवाज ठीक कराइए, बहुत गूंज रही है। ठीक है, उपाध्याय जी की आवाज ठीक करवा रहे हैं आपको। दरअसल उपाध्याय जी यही कह रहे हैं क्या 5 साल आपके लिए पर्याप्त समय नहीं था क्या? जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं प्रदीप जी, आएंगे आपके पास। ठीक है ठाकुर साहब जी, राजस्थान के भी वैसे ही हालात है, महाराष्ट्र के भी वैसे ही हालात है। राजस्थान में तो देखिए 27 रैक की जरूरत है कोयले की, और वहां पर 18 से 20 ही रैक उपलब्धता हो पा रही है। सरकार कब जागेगी, कब चेतेगी? लगातार जो दावे किए जा रहे हैं वहां पर भी तो जनता त्राहिमाम कर रही है बिजली को लेकर। जी योगेश भाई, प्रॉब्लम ये है कि यूपीए 1 में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को जो स्टार्ट किया गया था, उसके बाद से लगातार काम चल रहा है और गांव-गांव तक बिजली पहुंच रही है। तार चला गया, पोल चला गया, सब कुछ चला गया, पीएचयू कई बने, सब कुछ बनते चला जा रहा है। और अब उसके बाद सरकार बदल गई, अभी मोदी जी आए, ऊपर से प्रधानमंत्री बने हैं, इनका कहीं इस पर कोई ध्यान नहीं है। अभी हजारों करोड़ का टेंडर हो रहा है, सब कुछ केवल तार लगे जा रहे हैं, सब कुछ होते जा रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन पर कहीं ध्यान नहीं है। जो आपने कहा अभी कि विदेशों से कोयला मंगाए जा रहे हैं, कुछ कुछ प्लांट ऐसे हैं जहाँ से ऑस्ट्रेलिया से कोक मंगा करके प्रोडक्शन किया जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम प्लांट जो है जो हमारे यहाँ का बने हुए हैं उसमें देसी कोयला लगना है। तो अब इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जो भी बिजली मंत्री केंद्र बनते हैं, क्योंकि पीएसयू केंद्र सरकार के अधीन है, तो यहाँ पर जो आपने कहा कि 5 साल में इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, इनका कहीं कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ चुनाव, जुमलेबाजी, धर्म, राजनीति, ये सब पर है, विकास पर कहीं कोई ध्यान नहीं है इनका। इसलिए बिजली की स्थिति जो है, अब राज्य सरकार, जो आपने कहा कि राजस्थान सरकार का भी पैसा बहुत सारा बाकी है केंद्र के यहाँ, झारखंड सरकार का भी पैसा है,
और महाराष्ट्र सरकार का भी पैसा है और भी सरकार का होगा जो अपना नहीं मांग रहे हैं, लेकिन ये सरकार चूंकि डिमांड करती है तो पता चलता है कि इनके पास पैसा बकाया है। यदि ये पैसे कायदे से आ जाए तो एनटीपीसी और डीवीसी जितने भी यूनिट चलाते हैं बिजली के जो प्रोडक्शन में है, इनको पैसा समय से जाएगा तो निश्चित रूप से प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रयास रहेगा। जो फिर डीवीसी कोयला जहां से खरीदी थी उसके यहाँ बकाया रह जाता। ये बकाया पर जो सब कुछ चल रहा है ये प्रॉपरली हमको आज ये दिन देखना पड़ रहा है। तो बकाये का चीज खत्म होना चाहिए। लोग बकाये पर जा करके आज हम लोग पूरी जनता इसको झेल रही है। इसलिए केंद्र सरकार को इसमें पहल करने की जरूरत है कि जहाँ जो बकाया है सब ऐसा कुछ क्लियर करो और जिसका जो यूनिट का जो प्रोडक्शन करते हैं उसको पैसा देते रहो ताकि समय पर वो भी हम लोग को उत्पादन करके बेचते रहे माल को। तो ये हो नहीं रहा प्रॉपर। मेन इसी की जरूरत है, डिसिप्लिन में लाने की जरूरत है। माननीय मोदी जी जो कहते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये डिसिप्लिन में है ही नहीं। ये कहीं से कुछ उठा करके कुछ भी बोल देते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है योगेश भाई। देखिए सी के ठाकुर साहब जी, डिसिप्लिन की ज़रूरत तो है। आपने कहा कि इतना पैसा बकाया है या उसकी आपूर्ति हो जाए तो बिजली की आपूर्ति हम कर देंगे। क्या ये पहले से नहीं पता था? क्या सरकारों को पहले से नहीं पता होता? क्या अगर आपका बकाया है, सरकार का बकाया है, तो वो ठीक है, जनता के लिए सरकार है, जनता ने चुना है, क्या उसका खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ेगा? क्या ये जिम्मेदारी जनता ने आपको किस लिए दी है कि आप अच्छे से सुदृढ़ तरीके से सारे सिस्टमेटिक तरीके से जो चीज़ें हैं उनको चलाएंगे और जनता को किसी तरीके की परेशानियों का सामना नहीं करने देंगे? लेकिन आप इस तरीके के जो बता रहे हैं, जो बातें आती हैं सामने बयान दे करके या किसी बात का हवाला दे करके कि पैसा बकाया है, कोयला नहीं आ पा रहा है, अब क्या ये जनता भी ये पैसा आपका क्लियर कराएगी? कोयले की आपूर्ति क्या जनता करवाएगी? क्या ये तो सरकार की जिम्मेदारी होती है ना, खुद की जिम्मेदारी होती है। जनता इसीलिए तो आपको चुन करके भेजती है, सत्तासीन करती है। क्यों करती है? ताकि वो किसी तरीके की समस्याओं का सामना न करना पड़े, और अगर कोई समस्या उसके सामने आती है तो सरकार उसका हरण करेगी। सीके ठाकुर साहब जी, कौन करेगा ये काम? जी नहीं, ये सरकार को करनी है। राज्य सरकार जो है लगातार केंद्र सरकार से चिट्ठियां लिख करके अपने पैसे मांग रहे हैं। आपको पता है कि माइनिंग के जितने पैसे अभी केंद्र के यहाँ बकाया है वो पैसा नहीं मिल पा रहा है। जो जीएसटी का पैसा ये सब जितना डिमांड किया गया है, बहुत सारा पैसा है बकाया, वो मिले तो वो भी डीवीसी को या एनटीपीसी को सारे यूनिट को पे करके वहां से कर सकता है। लेकिन सरकार केंद्र सरकार के कान पर जू तक नहीं देंगे कि मैं इसका पेमेंट करा दूं। सिर्फ वो कहते हैं ठीक। इसलिए अभी राज्य सरकार जो है कोर्ट में गया है कि हमारा पैसा दिलवाइए उससे। जी ठीक है। देखिए सीके ठाकुर साहब जी हों या भटनागर जी हों, क्या स्थिति है ये सरकारों को समझना पड़ेगा और सरकारों को दुरुस्त करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ है कि उत्तर प्रदेश का जिक्र किया था भटनागर साहब ने, तो वहाँ पर एक चीज़ ये ठीक हुई है कि जो आरोप ये लगता था कि विशेष जिले कुछ चिन्हित थे, वहाँ पर बिजली की आपूर्ति 24 घंटे होती थी, बाकी जिलों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। इसमें सुधार हुआ है, इस बात की सराहना की जाएगी, इसमें कोई राय नहीं है। जो चीज़ ठीक हुई है उसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। और पिछली सरकार की राजनीति बिजली पे चलती थी। हाँ ठीक है, सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं, देश की राजनीति चलती है भटनागर जी। 3 मुद्दों पर चलती है, बिजली, पानी और सड़क। हमेशा से ये 3 मुद्दे देश की राजनीति में अहम रहे, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं। तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो एक लेखक थे, उन्होंने कवि थे, उन्होंने कुछ लाइनें लिखी थी सपा की सरकार में। उन्होंने लिखा कि कल रात मेले में मुझे बिजली रानी मिली। मैंने कहा बिजली रानी क्या हाल है? तो बिजली रानी ने कहा आजकल मौजी मौज है और केवल कन्नौजी में है। तो ये उन्होंने लिखा था, इसमें सुधार हुआ। ये सही कह रहे हैं आप कि इटावा कन्नौज के लिए जो अपवाद थे कि भाई यहाँ पर लाइट नहीं कटनी चाहिए, ये चीज़ दुरुस्त हुई है। लेकिन केवल यही दुरुस्त करने की ज़रूरत नहीं है, दुरुस्त करने की ज़रूरत यह है कि पूरे प्रदेश में, विश्वास मानिए, कल पता कर लीजिएगा भटनागर जी, लखनऊ में शाम का समय, परसों भी कटी थी, कल का मैं जिक्र कर रहा हूँ आपसे, पता कर लीजिएगा, आपके बहुत लोग जानने वाले होंगे, बहुत लोग राजनीतिक लोग होंगे। अब उनके घर में मत, गौतमपल्ली में मत पता करिएगा, क्योंकि गौतमपल्ली में नहीं कटी होगी।
गौतम पल्ली से हट करके पूछेगा कि कितनी देर बिजली कटी है। मुझे लगता है, जो मेरी जानकारी में है, जो मुझसे बातें हुई लखनऊ में, कम से कम 3 से 4 घंटे बिजली कटी है। राजधानी का ये हाल है, सोचिए, जबकि वहां पर एक भी मिनट के लिए बिजली कटनी नहीं चाहिए। जिन लोगों के इन्वर्टर लगा है वो तो ठीक है, जिन लोगों के यहाँ जनरेटर लगा है वहां तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों के यहाँ ये व्यवस्थाएं नहीं है, उनका सोचिए क्या हाल होगा। रात में बेचारे ऑफिस में, दफ्तरों में काम करें, बाहर निकल कर इस तरह की कड़ी धूप में परेशान हो, रोजी रोटी के लिए परेशान हो, और रात को क्या है, रात को भी चैन की नींद न सो पाए। सरकार ये दावे कर रही है, ठीक है, कि हम सुधार रहे हैं, अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया, बैठकों का दौर जारी है, ये सारी चीजें अपनी जगह ठीक हैं, करनी चाहिए, लेकिन सरकारों को व्यवस्थाओं को लेकर के ये पहले से जागरूक भी होना चाहिए, जागना भी चाहिए ना। क्या अधिकारियों को ये नहीं पता होता क्या? मुझे तो लगता है कि यूपीपीसीएल के अधिकारी को बुलाना चाहिए वहां पर, और उनको पूछना चाहिए कि क्या आपको जानकारी ये पहले से नहीं थी क्या, कि किस तरीके से अभाव होगा आने वाले समय में बिजली को लेकर के। प्रदीप भटनागर जी को आवाज नहीं मिल पा रही है, आवाज ठीक की जाए। आरबी उपाध्याय जी, क्या हम गलत कह रहे हैं क्या? ठीक करवा रहे हैं प्रदीप जी। ये विडम्बना की जरूरत है। हमको पता होता है कि मांग बढ़ेगी, गर्मियां आ रही हैं, जो हम कवायद आज कर रहे हैं, कोयला मंगाने के लिए कर रहे हैं, या सुधार के लिए कर रहे हैं, या मेंटेनेंस के लिए कर रहे हैं, ये कवायद 3 महीने पहले शुरू कर देनी चाहिए। और जब गर्मी का सीजन शुरू हो तो निर्बाध रूप से बिजली सप्लाई हो, डिमांड आपूर्ति बराबर रहे, इस तरह की प्रयास सरकार को करने चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ सरकारों का जो क्या है, इस तरह का हो गया है कि जब सियासत के ऊपर आ जाती है, जब बिजली की कमी हो गई तो मीटिंग ये मीटिंग पहले क्यों नहीं हो जाती? तो देखिए, कमियां बहुत बात सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है, और इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं। ये नहीं, व्यवस्थाएं बहुत हैं, लेकिन हमारा सिस्टम खराब है। सिस्टम पूरी जो क्षमता है उसका प्रयोग नहीं कर पा। मान लीजिए 5000 वाट का हमने पावर प्लांट लगाया हुआ, 3000 का, हम ये कोशिश नहीं करते कि 5000 है तो कम से कम 4500 या 4500 तक जाना चाहिए। वो प्रयास किए जाने चाहिए। और तो और एनटीपीसी ने अपने बहुत सारे प्लांट को होल्ड पर डाला है। उन्होंने देखा कि भी जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उतनी डिमांड नहीं है। यहीं उत्तर प्रदेश में खुर्जा में पावर प्लांट लगना है, जमीन एक्वायर हो गई है, लेकिन एनटीपीसी ने इसीलिए वहां काम शुरू नहीं किया कि भाई उतनी डिमांड नहीं है। हम हर घर नल, हर घर जल, हर घर बिजली की बात करते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं हर घर में बिजली मिलेगी। अब बिजली कहाँ मिलेगी जब बिजली है ही नहीं? तो पहले बिजली का बंदोबस्त करना होगा। और देखिए, कोई भी राष्ट्र तभी प्रगति करता है पांडे जी, जब वहां पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिले। ये नहीं है कि भाई गर्मी आ गई फैक्ट्री बंद कर दो, फैक्ट्री काम नहीं होगा। क्या होगा? इससे बर्बादी होगी, देश कमजोर होगा, प्रोडक्शन घटेगा, जो मजदूर है उसको रोजगार नहीं मिलेगा। इन सब परिस्थितियों को सोचते हुए, मद्देनजर रखते हुए, एक तरफ हम कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, तो बिना बिजली के कैसे विकास होगा? जब घरेलू काम काज के लिए बिजली उपलब्ध नहीं है तो हम इंडस्ट्री ये कहां से लगा पाएंगे? एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, प्रश्न चिन्ह लगता है। सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि भाई होगा क्या। जो मूलभूत जरूरतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी में ऊर्जा आता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब ही होगा जब ऊर्जा होगी, अदरवाइज फैक्ट्री लग जाएगी, बिजली आप दे नहीं पा रहे, बंद होगी, प्रोडक्शन होगा ही नहीं, तो बिजली, वो फैक्ट्री लगना ही बेमानी हो गया, वो इंडस्ट्री तो बेकार लगी थे।
ठीक है, आएंगे आर उपाध्याय जी। सीके ठाकुर साहब जी, भाई ये स्थितियां वही पुरानी हैं, कोई नई स्थितियां नहीं है, सारी की सारी स्थितियां पुरानी हैं। बावजूद इसके सरकारों को समझ में नहीं आता, सरकारें जाग नहीं पाती हैं, वो वही पुरानी घिसी पिटी लाइनें कहती रहती हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम वैसा नहीं होने देंगे, पिछली सरकार में ये हुआ था, हम वो सुधार कर लेंगे। लेकिन होता क्या है? कुछ नहीं होता, वैसे के वैसे ही रहता है। सीके ठाकुर साहब जी, आ रही है जी बोलिए बोलिए, सीके ठाकुर साहब बोलिए आप। संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो लगातार जिस तरीके से विद्युत की आपूर्ति को लेकर के अगर जिक्र करें तो लगातार ये मांग इसकी बढ़ती जा रही है, और आपूर्ति को लेकर के सरकारों की तरफ से वही घिसी पिटी लाइनें होती हैं कि बस आपूर्ति को लेकर के बैठकें की जा रही हैं और किसी भी तरीके के लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। लगातार जिस तरीके से देश में बिजली की मांग बढ़ने पर कोयले की कमी के कारण संकट न गहराए, इसके लिए भी ऊर्जा मंत्रालय ने कोयला का आयात बढ़ाने की हालांकि मांग की है। और यूपी का अगर जिक्र करें तो यूपी थर्मल पावर प्लांट के लिए विदेशों से कोयले की खरीद पर भी सवाल उठ रहे हैं अब, क्योंकि जिस तरीके से बैठक हुई और बैठक में ये कहा गया कि विदेशों से कोयले की आपूर्ति की जाए, विदेशों से कोयला मंगवाया जाए, आयात किया जाए, उसको लेकर के अब तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। दरअसल राज्य विद्युत नियामक आयोग ने टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू होने से पहले ही विद्युत उत्पादन निगम से जवाब मांगा है। आयोग ने यह जवाब राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की याचिका पर तलब किया है और जिसमें विदेशी कोयले के आयात को लेकर के सवाल उठाए गए हैं, उसमें तमाम सारे सवाल उठाए गए हैं। और हमारे साथ एक बार फिर से सभी मेहमान जुड़ गए हैं। प्रदीप भटनागर जी, आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी प्रदीप भटनागर जी, देखिए स्थितियां वही जस की तस रहती हैं, सारी स्थितियां पुरानी रहती हैं, कोई नई स्थितियां नहीं है। वही शहरों में तारों का मकर जाल, अघोषित बिजली की कटौती, और एक चीज़ और देखने को मिली है नेताओं के क्षेत्र में। दरअसल एक विशेष क्षेत्र में अगर नेताओं का कुछ रौला होता है ना, कुछ रौलेदार नेता होते हैं, वो विधायक रहें, मंत्री रहें या विधायक ना भी रहें, बावजूद इसके उस क्षेत्र में ये जो कटिया की जो मामले सामने आते हैं, जो ये ज़्यादा मामले सामने नज़र आते हैं, क्योंकि उसमें ये होता है ना कि भैया हैं हमारे, नेताजी हैं, विधायक जी हैं, फलाने हैं, मतलब जो भी जिस नाम से उनको पुकारते हैं, दादा हैं, चाचा हैं, फलाने हैं, कौन क्या करेगा? कटिया लगाओ, आएंगे, दादा को फोन करेंगे, भैया को फोन करें, चाचा का फोन करेंगे, वो देखेंगे, ठीक है। तब तक पता चला विद्युत विभाग से कोई अधिकारी आया भी औचक निरीक्षण या चेकिंग के दौरान, तो पता चला वो कार्रवाई करने के नाम पे, जैसे ही कार्रवाई करने के लिए अपना नोटपैड उठाता है, कलम उठाता है, वैसे ही तुरंत उधर अंदर से बंदा साइड में गया और भैया को फोन लगा दिया, भैया से लीजिए पहले बात करिए, तब आगे की कार्रवाई कीजिए। ये भी देखने को मिलता है कि उन क्षेत्रों में कटौती तो होती है, उन्हीं की वजह से मुझे लगता है कटौती भी कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाती है। उन्हीं की वजह से वो लोगों को एक डर नहीं होता है अधिकारियों से, वो अधिकारियों पर उल्टा हावी हो जाता है। लगता है कि मतलब एक कहावत है ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी भी कर रहे हैं और उसके बाद वो अधिकारी के सामने सीना ठोक के खड़े हैं, सीना तान के खड़े हैं, भैया से बात कराने के लिए तैयार हैं। भैया का फोन आया और अधिकारी के भी हाथ पैर फूल गए और अधिकारी दबे पांव वापस आ गए। ऐसा भी देखने को मिलता है। हाँ हाँ, आदरणीय योगेश पांडे जी, एक जमाना था जो आपने जो बात बहुत अच्छी बताई, तो आदित्य राणा जैसे और बहुत सारे समाजवादी पार्टी में अपनी फैक्ट्रियां चलाते थे और अगर कोई अधिकारी आया तो उसको बांध लेते थे फैक्ट्री में। बिल्कुल सही कहा आपने। और वो जमाने चले गए। अब थोड़ा बता दूं आपको मैं, ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। यहाँ अगर विधायक को या किसी नेता को अगर कानून के बीच में बोला हो तो उसे भुगतना पड़ेगा। तो जमाने चले गए कटिया वाले। और हमने कटिया को दूर करके मुख्य धारा में लाने के लिए उत्तर प्रदेश में काम किया और हमने गरीबों को जो बिजली भरने का असहाय थे उनको फ्री बिजली का काम भी। ये कटिया सिस्टम अब थोड़ा सा खत्म हो चुका है और राज्य में बेशक हो, अब हमारे उत्तर प्रदेश में ना के बराबर है। अरे बिजली है नहीं, बिजली की कटौती हो रही है। नहीं, बिजली है या नहीं की बात नहीं है उपाध्याय जी, थोड़ा सा बता दीजिए। पिछली सरकारों ने जो तारों पे कपड़े सूखते तो थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। और राजस्थान के 7-8 घंटे का कट है, थोड़ा बता दीजिए। अभी ये ठाकुर साहब कोई बैठे थे, झारखंड रहे थे 5 साल में, कह रहे थे कि झारखंड में वहां के सीएम को लेटर लिख के दिया है एक स्टूडेंट ने
कि हमारे यहाँ 8-8 10-10 घंटे की बिजली आपूर्ति नहीं हो रहा, कट हो रहा है, तो उसके बारे में कुछ करें। जब मीडिया ने दिखाया तब एक्चुअल में आए वहाँ के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस सरकार चला रहे हैं, और जो ये पैसे की बात कर रहे थे बार बार, मैं थोड़ा इनको संज्ञान में डाल दूं कि बिजली आपूर्ति का पैसा अपना होता है। ये जो बहाने बनाए जा रहे हैं यहाँ बैठ के, ये बहाने नहीं चलेंगे, क्योंकि राजस्थान के अंदर इस समय इतना त्राहिमाम है, क्योंकि सबसे ज्यादा बिजली की पूर्ति और सबसे ज्यादा गर्मी वही होती है, और उसको लेकर कोई भी 24 घंटे आ रही है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे आ रही है, राजस्थान में है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल 24 घंटा आ रही है, और जहां आराम से जितने आप बैठे हैं, आपके माथे में पसीना नहीं है, वो उदाहरण है। आप बेशक ना माने, और मैं चाहता हूं आप माने भी ना। नहीं, एक बात और है, ठीक है, आपने एक जिक्र और किया भटनागर जी, मुझे ये चीज मतलब जहन मिला दिया आपने फ्री का नाम लिया। फ्री की ये जो सेवा चल रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, मतलब अब जितनी भी नहीं, उत्तर प्रदेश में कोई फ्री नहीं है। अरे सुन लीजिए योगेश जी, उत्तर प्रदेश में कोई फ्री नहीं है। सुन लीजिए ये वो असहाय विधवा और बुजुर्ग हैं जो बिजली का बिल भरने लायक अपनी इनकम नहीं है, उनके लिए वो बिजली है, फ्री है। नहीं, किसानों के लिए जिस तरीके से जब चुनाव हो रहा था तो समाजवादी, पहले तो आम आदमी पार्टी ने घोषणा की, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने घोषणा की, ठीक है, तो इसके बाद ये परिचलन जो जैसे चल गया है, हमको एक बात समझ में नहीं आती है कि भाई एक किसानों के लिए इतनी बिजली हम फ्री कर देंगे, हम इस वर्ग के लोगों के लिए इतने यूनिट तक बिजली फ्री कर देंगे। ये बिजली की जब आपूर्ति आप समझ रहे हैं कि समस्या आती है करने में, तो ये फ्री का जो चलन चला है इसे आप क्यों लेकर के आ रहे हैं? हमने हमेशा कहा है कि फ्री के लिए अगर कुछ देना है तो केवल शिक्षा दीजिए। एक अगर काम आप फ्री का कर लेंगे तो ये मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, आप जड़ पर पानी डाल नहीं रहे हैं, तने पर पानी डाल रहे हैं। तो सही कहा आपने, बिल्कुल। तो जड़ पर जब पानी आप डालेंगे तब तो वो पौधा, वो पेड़ जो है हमेशा हरा भरा रहेगा। आपने योगेश जी बिल्कुल सही कहा आपने। और ये बड़ी विडंबना थी, उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ों में आता था, मध्य प्रदेश सबसे पिछड़ों में आता था, उड़ीसा सबसे पिछड़ों में आता है। जिज्ञासा काम करने की रुचि वहां की मुखिया की, वो प्रदेश खुद ब खुद आगे आ जाता है। जड़ पे पानी डालने से ही पेड़ ऊपर होता है, पौधों पत्तों पे डालने से पेड़ का ही बड़ा नहीं होता है, वो धुलाई हो जाती है, धूल उतर जाती है उसमें से। मगर तो जमीनी काम करना सीखना हो तो उत्तर प्रदेश सरकार सीखे। 5 वर्ष के अंदर हम कहां से कहां आए। जो हमारे जो प्राइमरी स्कूल उत्तर प्रदेश के थे, जिसका साल का जो उसका मेंटेनेंस 5,000 रुपये मिलता था, आज कई गुना बढ़ा दिया गया उसको, और आज बच्चों को पढ़ाया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर। वहाँ पर इसी प्रकार जितने जिला अस्पताल है उसको विकसित करने का मैं प्रयास करूंगा, थोड़ा सा समय जरूर लूंगा। कुछ समय बाद मैं इस पर विशेष चर्चा करने की सोचूंगा। हालांकि मैं पिछली कुछ जब कोरोना के दरमियान आया था, कोरोना काल आया था, उसके पहले मैंने एक सीरीज चलाने की सोची थी। भटनागर जी आप जो बता रहे हैं उसका, उस पर चर्चा करेंगे, बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। वो तो मेरे जहन में एक बहुत बड़ी मतलब लकीर है, जिसको जो है, जिस पर हम जवाब भी जानेंगे, आपसे भी लेंगे, आपको भी बैठा लेंगे, और अन्य लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे प्राथमिक विद्यालयों को लेकर के। लेकिन आर उपाध्याय जी, वही सवाल आपसे कि क्या वास्तव में ये जो चीजें चल रही हैं, फ्री वाला सिस्टम जो चल रहा है, इस पर भी सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए क्या? और भटनागर जी तो कह रहे हैं कि विद्युत उत्पादन अब तो उत्तर प्रदेश में बढ़ गया है। मुझे तो नहीं जानकारी है कितने प्लांट नए लगे हैं पिछले 5 सालों में। अगर आपको जानकारी हो तो कुछ बताइए। नहीं, मैंने नए प्लांट की बात बोली नहीं है मैंने। हाँ, देखिए वो खुद मना कर रहे हैं। अच्छा, बोली नहीं है तो कैसे उत्पादकता तो कैसे बढ़ी है? एक सेकंड भटनागर जी, फिर उत्पादकता पूछ लेते हैं, फिर उत्पादकता बढ़ी है कैसे? कितने बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बढ़ाएंगे, हनुमान चालीसा भी बढ़ाएंगे, बेफिक्र नहीं, रुक जाइए, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में घोषणा करेंगे। हो सकता है आपको आप बताइए भटनागर जी, आप बताइए तो उत्पादकता का मेरे पास आंकड़ा है, उत्पादकता का मेरे पास आंकड़ा है, और किसको कितनी बिजली उत्पादन करता है। आप बताइए, उनकी क्षमता बढ़ाने की थी। हाँ बताइए। अगर उनकी क्षमता बढ़ाए तो हमें प्लांट की जरूरत नहीं, इतने प्लांट लगे हुए हैं। हाँ, उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है। कितनी क्षमता, कौन से पावर प्लांट की बढ़ी है, आप बताइए। मैं वही कह रहा हूँ, ऊर्जा आयोग ने ही ये रिपोर्ट बनाई कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर नए प्लांट की आवश्यकता नहीं। हमारे जो प्लांट है, अगर हम पूर्ण रूप से उसकी पूर्ति अगर ठीक कर ले तो उत्तर प्रदेश में जो संकट बिजली का है वो कई हद तक अपने कंट्रोल में आ जाएगा। नहीं, आपने ये जिक्र किया कि आर उपाधि जा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि मुझे भी जानकारी होनी चाहिए, जरूर है। कितनी क्षमता उत्पादकता की बढ़ाई गई है, हम केवल आपसे जानना चाहेंगे भटनागर जी।
देखिए मैंने अभी आपको बताया इसको कम से कम 2500 से 3500 तक इसकी क्षमता बढ़ाई गई है प्लांट की, इसको पूर्तियों को लेके। और देखिए बिजली आयोग ने इस वक्त एक काम करा, पूरा शोध अच्छा, किया है। आपने क्षमता बढ़ा और दी? उसके बाद आपने क्षमता बढ़ा दी? मैंने क्षमता नहीं बढ़ाई है, सरकार जब प्लांटों में क्षमता दी उन्होंने बढ़ाई है। हाँ हाँ ठीक है, सरकार सरकार की पहल ने सरकार ने गाइडलाइन जो चीजें होती है उपाध्याय जी आएंगे, आपसे इस पर कमेंट लेंगे क्योंकि हम थोड़ा सा बता भी दें ताकि आप जो है क्लियर कर पाएंगे और ज्यादा बेहतर तरीके से। देखिए आप कह रहे हैं क्षमता हमने बढ़ा दी, हमने कह दिया कि ये हमारी कोई बाइक है, उस बाइक की क्षमता है कि ये 200 किलोमीटर तक जाएगी, उसके पहले इसका इंजन हीट नहीं होगा 200 किलोमीटर। और उसमें हमने तेल कितना डाला? 100 किलोमीटर का। तो 100 किलोमीटर का हमने तेल डाला तो 100 किलोमीटर जाकर के तो गाड़ी खड़ी ही हो जाएगी, हीट हो चाहे ना हो। तो आप सुन लीजिए, ये उदाहरण था, एग्जाम्पल था, आप सुन लीजिए। आप उदाहरण गलत है ना आपका। नहीं सुन लीजिए, अरे बता रहे हैं उदाहरण कैसे, अभी पूरी बात सुन लेंगे तो उदाहरण सही समझ जाएंगे, उदाहरण सही समझ जाएंगे। उदाहरण सुनिए भाई, अनपरा पावर प्रोजेक्ट की क्षमता जो है वो 2630 मेगावाट बिजली उत्पादन की है। सामान्य रूप से 17 दिन के कोयले का स्टॉक यहां पर रहता है सामान्य तौर पर, ठीक है। और हरदुआगंज में 1265 मेगावाट, ओबरा में 1094 मेगावाट, परीक्षा में 1140 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है। और यहां पर 26 दिन के कोयले का स्टॉक रहना चाहिए था, लेकिन अनपरा में केवल 5,96,700 टन कोयले का स्टॉक रहना चाहिए और यहां पर बचा है 3,28,100 टन कोयला। अब बताइए, जब कोयला ही नहीं तो उत्पादन कैसे कर लेंगे महाराज? जब हमारी क्षमता है कि हम इतना ज्यादा करेंगे लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट रॉ मटेरियल ही नहीं है तो हम उत्पादन कैसे कर पाएंगे? उस क्षमता का हम क्या करें? जनता क्या करे? आप ये बताइए, हम ये केवल समझना चाह रहे हैं। बिल्कुल सटीक। हम इसलिए वो उदाहरण दिए कि बाइक में अगर 100 किलोमीटर का तेल ही डाला आपने तो 200 किलोमीटर की उसकी क्षमता जाने की है, क्या करेंगे प्रभु उसको? 110 किलोमीटर की हमारी क्षमता कर दीजिए, हम 100 किलोमीटर का हमारे पास ऑयल है, हम 100 किलोमीटर पे खड़ी कर देंगे 10 किलोमीटर पहले गाड़ी, हीट ही नहीं हो पाएगा इंजन। दिक्कत तो यही है ना, जब आप कह रहे उदाहरण गलत। आरबी उपाध्याय जी, क्या हमने गलत कहा? अरे बिल्कुल सही कहा, जब उसमें पेट्रोल डीजल ही नहीं डालेंगे तो कहां जाएगी 200 किलोमीटर? तो 100 किलोमीटर में खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल। और वही हालत बिजली घर की है, जब बिजली घर में कोयला ही नहीं होगा तो उत्पादन कहां से होगा? क्षमता क्या करेगी उसकी? क्षमता क्या करेगी उसकी? क्षमता तो तब बढ़ेगी ना जब वहां पर्याप्त मात्रा में कोयला हो। जब कोयला ही नहीं होगा तो जो उत्पादन हो रहा है वही कंटिन्यू रहे, ये भी एक समस्या है, उसी को हम कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो विडंबना बहुत सारी है पांडे जी। कह देने भर से समस्या का समाधान नहीं हो जाता, निराकरण नहीं होता है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही आरबी उपाध्याय जी बोलिए। आप उपाध्याय जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है? आवाज कट गई। बोलिए बोलिए उपाध्याय जी, आपकी आवाज आ रही है? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है, शायद फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके से जो कोयले की कमी है, गिरावट नज़र आ रही है और लगातार इस बात को दावा किया जा रहा है कि दरअसल बिजली पर्याप्त मात्रा में उत्पादकता बिजली की हो रही है। और ये भी कहा जा रहा है समय समय पर कि एक तरफ कहा जाता है कभी कभी कि कोयले की कोई कमी नहीं है और दूसरी तरफ कभी ये भी कहा जाता है कि कोयले को लेकर के जो समस्या है उसकी खरीदारी हमें करनी है और विदेशों से भी आयात करना है। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से अब लगातार कोयले को लेकर के बिजली का संकट गहराता नजर आ रहा है, उस पर भी अब सियासत जारी हो गई है। लगातार राजनीतिक दलों की तरफ से केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा जा रहा है और कहा जा रहा है कि कोयले की जो आपूर्ति है वो सुचारू रूप से करवाई जाए। और इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।